आज समंदर का एक अत्याधुनिक और ताकतवर योद्धा नौसेना में शामिल हो रहा है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएनएस सुशील को नौसेना में शामिल करेंगे। इस नए युद्धपोत के आने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आईएनएस सुशील ऐसी घातक मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। तैयार है हिंद की नौसेना का नया सिपह सालार। लहरों का ये योद्धा तैयार हुआ है 7 समंदर पार। नौसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। समंदर का एक और ताकतवर योद्धा आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। नाम है आईएनएस सुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिनों के दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को पहुंचने पर रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन और भारतीय राजदूत ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि रक्षा मंत्री मॉस्को में भारतीय नौसेना के मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सुशील को नौसेना में शामिल करेंगे। आईएनएस सुशील को कालीनिग्राद शहर में समंदर में उतारा जाएगा। आईएनएस सुशील अत्याधुनिक तकनीक से लैस वो युद्धपोत है जिसके नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। इसका वजन करीब 4000 टन है, लंबाई 409.5 फीट, चौड़ाई 49.10 फीट। समंदर में ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार में ये 4850 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत पर करीब 200 सैनिक तैनात होते हैं। ये 30 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकता है। आईएनएस सुशील तलवार क्लास का युद्धपोत है। इस क्लास के 7 युद्धपोत पहले ही बन चुके हैं, जिनमें से 6 एक्टिव हैं। तलवार क्लास के 4 और जंगी जहाज नौसेना में शामिल किए जाएंगे। इन्हीं 4 में से पहला जहाज आईएनएस सुशील को आज नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हो रहा है। आईएनएस सुशील अत्याधुनिक तकनीक से लैस वो ताकतवर युद्धपोत है जो समंदर में देश के दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है। आईएनएस सुशील पर 4 KT 216 डिकॉय लॉन्चर लगे हैं, 24 स्टिल, 1 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 इगला, 1 एंटी शिप मिसाइल, 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं। इसके साथ ही 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात हैं। साथ ही 76 mm की ऑटो मिलारा गन और 2 AK-630 CIWS, 2 काश्तन CIWS गन, 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स और 1 रॉकेट लॉन्चर भी तैनात है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस जंगी जहाज पर कोमोव 28, 1 कोमोव 31 और ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने की वजह से ही आईएनएस सुशील को समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर माना जाता है। अगर हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में किसी दुश्मन ने दखल देने की कोशिश की तो आईएनएस सुशील पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। समंदर में हिंद की सुरक्षा का चक्र और मजबूत करने के मकसद से नौसेना ने 2018 में 4 गिग्रोविच श्रेणी के फ्रिगेट खरीदने का सौदा किया था। इनमें से 2 को 8000 करोड़ रुपए में रूस से आयात किया जा रहा है, जबकि 2 अन्य युद्धपोतों का निर्माण गोवा शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उस महामेले की जिसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से होने जा रही है। महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए भव्य तैयारियां जारी हैं। शहर को सुंदर तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों पर शानदार चित्रकारी की जा रही है तो रेलवे की ओर से तैयारियों को भी पुख्ता किया जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही है। शहर को इस तरह सजाया संवारा जा रहा है कि महाकुंभ में आने वाले यहां से शानदार यादें लेकर लौट सके।
श्रद्धालु जब महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे तो यहाँ की ये खूबसूरत दीवारें उनका स्वागत करेंगी। शहर की प्रमुख दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। कई दीवारों पर पेंटिंग का काम पूरा भी हो चुका है और कई पर चित्रकारी की जा रही है। यहाँ की दीवारों पर भारतीय संस्कृति और महाकुंभ के इतिहास का पूरा चित्रण किया जा रहा है। देखिए, महाकुंभ का अवसर है, पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आने वाले। इसको लेकर जो है हमारे शहर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चारों तरफ वॉल पेंटिंगें हुई है, जहाँ पे सामाजिक धरोहर की बात की गई है, साधु संतों की तस्वीरें बनाई है जो हमारे पौराणिकता को प्रतीक है, और खिलाड़ियों की तस्वीरें बनाई गई हैं। जहाँ का सैन्य क्षेत्र है वहाँ सैनिकों की तस्वीरें बनाई गई है। इसमें पुराने सिक्के भी दिखाई देते हैं सर, और नागाओं का खेल से संबंधित जैसे ध्यानचंद जी हैं, और कुछ ऐतिहासिक चीज दिखाई जाती है। और बहुत ही इंटरेस्टेड ये चीज है कि मेला में पहुंचने से पहले ही यहाँ की भव्यता दिखाई देती है। ग्रामीण आंचल की बनी कलाकृतियां भी लोगों को खूब भा रही हैं। यही नहीं, चित्रों के जरिए पानी बचाने का संदेश भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई चित्र उकेरे जा रहे हैं। कई तस्वीरें भगवान की बना रहे हैं, कई तस्वीरें जैसे किसी केवट वगैरह की देख रहे हो, किसी और भी जगह देख रहे हो। कुंभ मेला के जगह पर जो कह के अनंत प्रकार के, प्रयाग में कई गंगा मैया बहती हुई दिखा रहे हैं, कई रास बिहार का विषय दिखा रहे हैं। इस प्रकार से इस तस्वीरों को देखते देखते बहुत अच्छा मन लगता है। महाकुंभ के लिए रेलवे की तरफ से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को खुद तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे। उन्होंने नए बने गंगा पुल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान रेल मंत्री ने धार्मिक पुस्तकें खरीदी और यूपीआई से खुद पेमेंट किया। उन्होंने झुंसी और फाफोमाऊ स्टेशन का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर महाकुंभ को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की जानकारी रेल मंत्री ने दी। महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है और ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस महाकुंभ की तैयारी के लिए रेलवे की तरफ से करीब 2 साल में 5,000 करोड़ रुपए के काम इस पूरे एरिया में किए गए हैं और 3,000 स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी महाकुंभ के पीरियड में। टोटल 13,000 गाड़ियां चलेंगी, रेगुलर प्लस स्पेशल मिला के 13,000 गाड़ियां चलेंगी। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने सुरक्षा के कई घेरे बनाए हैं, तो स्टेशन के बाहर ड्रोन से निगरानी होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कुंभ नगरी में 100 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया, जिसमें मेजर ऑपरेशन से लेकर महिलाओं की डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही लिथियम बैटरी से लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए फायर सेफ्टी के भी इंतजाम है, क्योंकि लिथियम बैटरी से लगने वाली आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में श्रद्धालुओं की सेहत और सुरक्षा के साथ नो कॉम्प्रोमाइज का रूल अपनाया जाएगा। करीब 1.5 महीनों तक महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को इलाज की पूरी सुविधा मिलेगी। इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बेड का केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कुंभ मेला में जो ये हॉस्पिटल बना है, सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें सारे स्पेशलाइज जितनी भी बीमारियां हैं हमारी स्पेशलिस्ट की सारी सुविधाएं हैं। सब तरह के स्पेशलिस्टों की तैनाती यहाँ पे कर दी गई है। खास बात इस बार इस मेले में है कि जो हमारे 10 बेड आईसीयू है वो आर्मी के द्वारा चलाई जा रही है। कैंटोनमेंट इलाहाबाद आर्मी द्वारा, जो मेदांता हॉस्पिटल से कनेक्ट है,
जो टेलीमेडिसिन के द्वारा ये काम करेगी। ये इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 10 बेड के आईसीयू वार्ड की भी व्यवस्था है, जिसे सेना संचालित करेगी। इस हॉस्पिटल में छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए जा सकेंगे। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। छोटे से बड़े ऑपरेशन की सुविधा होगी। महिलाओं के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी की भी सुविधा होगी। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला आती है तो उनका एंटीनेटल चेकअप की सुविधा है, और अगर डिलीवरी की आवश्यकता होती है, फुल टर्म है, तो उसको हम डिलीवरी भी करा सकते हैं। इस हॉस्पिटल में हमने लेवल रूम का ही पूरा प्रॉपर प्रावधान कर रखा है, तो किसी भी तरह की प्रेग्नेंट लेडी को कोई असुविधा नहीं होगी। खास बात ये भी है कि देश विदेश के अलग अलग प्रांत से आने वाले श्रद्धालुओं की भाषा समझने में डॉक्टरों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वॉइस चेंजर लगाया गया है, जो उनकी भाषा को बदलकर हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, जिससे डॉक्टर को उनकी परेशानी समझकर इलाज करने में आसानी होगी। कई भाषाओं की भी सुविधा ये है कि जैसे और अन्य स्टेट से या बाहर से भी कोई आ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनकी लैंग्वेज कन्वर्टर भी यहाँ लगा हुआ है कि वो कन्वर्ट करके उन्हीं की भाषाओं में उनकी चिकित्सा उपचार की सुविधा कर ली जाएगी। सेहत के साथ साथ यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। मेला क्षेत्र में हर 800 मीटर पर फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि आग लगने की घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। खास बात ये भी है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पहली बार मेला में लिथियम बैटरी के ब्लास्ट और उससे आग लगने की स्थिति में रोकथाम के इंतजाम किए हैं। इससे ई रिक्शा, ई बस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आग लगने पर तत्काल बुझाई जा सकेगी। लिथियम आयन बैटरीज में हाल में ही कई बार आग लगने की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी, ई रिक्शास चलेंगे, वायरलेस सेट्स लगेंगे, सब में लिथियम आयन की बैटरी रहती है, और ये बैटरियां बड़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर इनका एक टेम्परेचर से ऊपर पहुंच गया टेम्परेचर, इसमें आग लग जाती है। और फिर ये क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये अपने आप इस तरह का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जनरेट करती है। इसकी आग जो है पानी से या फोम से बुझती नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर ये कंपनीज ने बना रखा है, तो उसका आज यहाँ पे डेमो था। इस तरह के करीब 500 फायर एक्सटिंग्विशर फायर डिपार्टमेंट खरीद रहा है। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम वैश्विक स्तर के किए जा रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राम सीता विवाह की करते हैं, जो धूमधाम से जनकपुर में संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब बारात जनकपुर से अयोध्या लौट रही है। राम बारात आज सुबह रक्सौल के रास्ते बिहार की सीमा में दाखिल हुई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले कल रात नेपाल के वीरभूम में राम बारात के पहुंचने पर भरपूर स्वागत हुआ था, जिससे सभी बाराती भाव विभोर हो गए। अब आज शाम बारातियों के अयोध्या पहुंचने का इंतजार है। प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जानकी का विवाह संपन्न होने के बाद अयोध्या से निकली बारात अब बिहार की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। आज सुबह 9 बजे राम बारात रक्सौल पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अलग अलग रथों पर सवार राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के स्वरूप के साथ लौट रही राम बारात जैसे जैसे अयोध्या के करीब पहुंच रही है, गाजे बाजे के साथ लौट रहे बारातियों का उत्साह ही बढ़ता जा रहा है। सिया राम भक्तों का उत्साह इसलिए भी ज्यादा है कि वो वापस उस अयोध्या लौट रहे हैं, जहां करीब 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और इसलिए इस बार की विवाह पंचमी भी खास रही। 26 नवंबर को यात्रा प्रारंभ हुई थी। मुझे पहली जो 4 यात्राएं थी, उन यात्राओं में इस यात्रा में थोड़ा अंतर दिखाई दिया।
और उस अंतर का सबसे बड़ा कारण था कि 490 वर्षों के 94 वर्षों के और संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर बना है। उस मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, उससे समाज में एक नया वातावरण बना है, सोच भी बदली है और चिंतन भी बदला है। और वो चिंतन यही है कि राम हमारे हैं, हम राम के हैं। राम बारात के आज शाम अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कल रात राम बारात नेपाल के बीरगंज पहुंची थी, जहां पहले से भव्य तैयारियां की गई थीं। हाथों में थाल लेकर महिलाएं और लड़कियां बारातियों की प्रतीक्षा कर रही थीं। और जब वो बीरगंज पहुंचे तो जय श्री राम के जयकारों के बीच ऐसा स्वागत हुआ जिससे सभी भाव विभोर दिखे। ये तो सीताराम विवाह का मंगल उत्सव था, इसलिए इस मंगल उत्सव पर खुश होना, उमंग से भरे रहना और इस आनंद में सराबोर होना, इस एक बहती हुई गंगा में हम लोग आह्वान करने आए और उससे हम अत्यंत प्रसन्न ही नहीं, हम भाव विभोर हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विवाह पंचमी का ये पहला अवसर था। इसलिए अयोध्या से लेकर मिथिला तक इस पूरे महोत्सव को लेकर विशेष उत्साह रहा। अयोध्या से बारात जनकपुर पहुंची, जहां 6 दिसंबर को भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता का भव्य रूप से विवाह संपन्न हुआ। राम कलेवा की रस्म के साथ विवाह का ये महोत्सव संपन्न हुआ। अयोध्या से आए बारातियों को राम कलेवा में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। राम कलेवा के बाद बारातियों को दक्षिणा देकर वहां से अयोध्या के लिए विदा किया गया और ये बारात अब आज शाम अयोध्या पहुंच जाएगी। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस आने में बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है। 25 दिसंबर को देश दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन दुनिया भर में उत्सव की शुरुआत क्रिसमस सीजन के साथ शुरू हो चुकी है। वेटिकन से लेकर बोलिविया तक, ग्वाटेमाला से लेकर मैक्सिको तक क्रिसमस के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप भी देखिए कैसी हैं तैयारियां। यूं तो पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिसमस का खुमार है, लेकिन वेटिकन सिटी की तो बात ही अलग है। सेंट पीटर स्क्वायर में 29 मीटर विशाल पारंपरिक वेटिकन क्रिसमस ट्री रोशनी से जगमगा उठा। इसके साथ ही इस साल के जन्म दृश्य यानी नेटिविटी सीन का भी अनावरण हुआ। ऐतिहासिक महत्व वाले इस क्रिसमस ट्री की रंग बिरंगी रोशनी ने क्रिसमस के जश्न की तैयारी की औपचारिकता पूरी की। क्रिसमस ट्री और नेटिविटी सीन क्रिसमस सीजन के अंत यानी 12 जनवरी 2025 तक यूं ही बने रहेंगे। बोलिविया में ला पाज की सड़कों पर पैट मालिकों ने अपने डॉग्स के साथ पारंपरिक क्रिसमस परेड में हिस्सा लेकर जश्न के आगाज का ऐलान किया। क्रिसमस थीम वाली वेशभूषा पहने डॉगीज की परेड को देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे थे। यहाँ मौजूद लोगों ने संगीत और नृत्य का खूब आनंद उठाया। वहीं बच्चों के प्यारे सेंटा भी परेड में नन्हे मुन्नों के साथ मस्ती के मूड में दिखे।
मध्य मैक्सिको के एक छोटे शहर में क्रिसमस का एक अलग ही रंग दिखाई देता है, जहां स्थानीय लोग सुंदर पारंपरिक कांच से बने खूबसूरत आभूषण बनाते हैं। यहाँ के लोग इन आभूषणों को बनाने का काम 1960 के दशक से करते आ रहे हैं। हाथ से बने इन आभूषणों की डिमांड पूरे मैक्सिको में रहती है। ग्वाटेमाला शहर के निवासियों ने सदियों पुरानी ईसाई परंपरा का जश्न मनाकर क्रिसमस सीजन की शुरुआत की, जिसे दुनिया बर्निंग ऑफ द डेविल के नाम से जानती है। यहाँ पवित्र दिन से पहले शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में शैतान के पुतलों के साथ साथ घरेलू कबाड़ को जलाने की परंपरा है। पेरिस में 5 साल बाद नोट्रे डैम कैथेड्रल फिर से खुला। कैथेड्रल के आर्क बिशप अपने क्रोजियर के साथ नजर आए। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान किए गए। आग लगने से तबाह हुए इस कैथेड्रल का नवनिर्माण हुआ है। समारोह में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एलॉन मस्क समेत कई वीवीआईपी मौजूद थे। आर्क बिशप ने सभी वीवीआईपी हस्तियों से हाथ मिलाया। पूरे आयोजन के दौरान नोट्रे डैम कैथेड्रल खचाखच भरा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी के कोई भी पहलू अब एआई से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे कमाल कर सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन मशहूर हस्तियों की पेंटिंग्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जान डाल दी गई है। इन एनिमेटेड वीडियो की मदद से तमाम नामी हस्तियों को चलते फिरते हुए देखा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब खेती में भी मददगार साबित हो रहा है। इस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेत के घर पतवार हटाए जा रहे हैं। ये मशीन लेजर का इस्तेमाल करके फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली घास को नष्ट कर रही है। खास बात यह है कि इससे फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और नुकसान पहुंचाने वाली घास का नामो निशान मिट जाता है। कर लेते हैं उत्तर भारत में आई बर्फ और बारिश की। दिसंबर के 9 दिन बीतने के बाद आज दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम शहर ठंड के एहसास से गुजर रहे हैं। कल बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। कई इलाकों में बारिश के बाद पारा डाउन हुआ है और मौसम विभाग की माने तो 10 दिसंबर के बाद शीतलहर अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है। एक तरफ मैदानों में ठंड है तो उधर पहाड़ों पर जमकर बर्फ गिर रही है। क्या कश्मीर, क्या उत्तराखंड और क्या हिमाचल, इन जगहों के पहाड़ बर्फ की सफेदी से ढक गए हैं। कश्मीर में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू तक करना पड़ा।
आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम का मिजाज पहाड़ों से लेकर मैदानों तक किस कदर बदल गया है। कश्मीर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हालांकि बर्फबारी के साथ पारा गिरने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बर्फ ने घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ा दिया है। गुलमर्ग और कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। मुगल रोड पर हुई बर्फबारी से यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड में जबरदस्त इजाफा होने की आशंका जताई है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। बर्फ के फाहों से फिजा गुलजार है। बेहद मनमोहक माहौल है। जमीन, सड़कें, मकान, दरख्त और गाड़ियां सब के सब बर्फ से नहा उठे हैं। ये वो जगह है जिसे धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है। ये वो नजारा है जिसका इंतजार सैलानी सालों साल करते हैं। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां जमीन से आसमान तक हर तरफ छाया है सफेद नजारा। कुदरत के किए गए इस श्रृंगार से पेड़ पौधों और धरती का रूप निखर आया है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से घाटी के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का ये आलम आगे भी ऐसे ही रहने का अनुमान है। ताजा बर्फबारी ने यहाँ के लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। घाटी के कई इलाकों में पारा -3 से -8 तक पहुँच चुका है। दिसंबर के पहले हफ्ते से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। मुगल रोड पर पीर की गली में ताजा बर्फबारी ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता पर तो 4 चांद लगा दिया, लेकिन इस बर्फबारी के कारण वाहन आवाजाही के लिए मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके की वादियां भी बर्फ से ढक गई हैं। चारों तरफ बेहद दिलकश माहौल है, जिसका दीदार भला कौन नहीं करना चाहेगा। पहाड़ों की चोटी बर्फबारी से चांद के समान चमक रही है। पेड़ पौधे हो या मकान, सब बर्फ से ढक गए हैं। वहीं उत्तर और दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन हो गई है। वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर होकर नाचते देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि इन सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। जाहिर है इन ताजा बर्फबारी ने धरती की सुंदरता तो बढ़ा ही दी है, साथ ही साथ कड़ाके की ठंड का एहसास भी कराना शुरू कर दिया है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर तक पहाड़ों की रंगत बदली हुई है, क्योंकि वहां जोरदार बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा मंदिर परिसर चांदी की तरह चमक उठा। हालांकि इन दिनों गंगोत्री धाम के कपाट बंद हैं और मां गंगा की डोली की पूजा हर्षिल के पास मुखबा गांव में हो रही है। देखिए। आसमान से रुई की तरह गिरती बर्फ ने गंगोत्री धाम की चमक बढ़ा दी है और देखते ही देखते पल भर में मां गंगा का आंगन दूधिया रोशनी से जगमगाने लगा। इस ताजा बर्फबारी के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फोत्सव का आगाज हो गया। बीती शाम से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है और ये सीजन की पहली बर्फबारी है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के अलावा आसपास की ऊंची चोटियों पर भी खूब बर्फबारी हुई। ये बर्फोत्सव उत्तरकाशी तक सीमित नहीं रहा। देहरादून के पास हुई सीजन की पहली बर्फबारी से फेमस हिल स्टेशन चक्राता की रंगत बदली हुई दिखी। वहाँ देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई, जबकि मकानों और होटलों की छत पूरी तरह सफेद हो गई। सड़कों के किनारे बिजली के खंभों पर झूलती तारों का रंग बदला बदला दिखा।
मौसम विभाग की माने तो आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी पहाड़ों पर शुरू हुआ बर्फोत्सव जारी रहेगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी मिल सकती है। इसमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। ये ताज़ा बर्फबारी होटल कारोबारियों के लिए शुभ संदेश लेकर आई है, लेकिन बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का आगाज भी हो गया, जिसका असर मैदानों तक दिखने लगा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चक्राता से टीना शाहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में बात कुछ खाने पीने की। वैसे तो वड़ा पाव का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है, ऊपर से अगर मुंबई का वड़ा पाव हो तो क्या ही कहना। तो चलिए आपको मुंबई के मनचेकर वड़ा पाव की शॉप पर लिए चलते हैं, जहां खास रेसिपी और मसालों के जरिए वड़ा पाव बनाया जाता है और इसका स्वाद चखने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के वर्ली इलाके में और मनचेकर वड़ा पाव सेंटर नाम से एक बहुत ही मशहूर जगह है, जहां पर लोग दूर दराज से वड़ा पाव का स्वाद चखने के लिए आते हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहां पहुंची हुई है, तो चलिए करते हैं यहां का जायका। हमारे साथ मनचेकर वड़ा पाव सेंटर के मालिक संतोष जी मौजूद हैं। वड़ा बनाने का जो हमारे दादाजी का जो है फार्मूला, वो वैसे ही चल रहा है। जब जैसा बनाते रहे ना, उसी में कुछ ये है। ये पुण्य सब हमारे दादाजी की है। दादाजी ने 1968 को ये धंधा खोला। तो वड़ा बनता है तो इसमें क्या रेसिपी आप शेयर करेंगे, नहीं तो क्या आपका वायरल ना हो जाए? रेसिपी क्या, जब बटाटा है ना, कोई जैसा हल्दी जैसे दिखता है, वैसा दिखना नहीं मांगता है। अभी आप शूटिंग लिया आपने, जो वड़ा है वो पूरा बटाटा मटेरियल भर के दिखना मांगता है। भर के दिखेगा मटेरियल तो ही टेस्ट आएगा खाने में। अच्छा, ऐसी थोड़ा सा मोटा मोटा बताएंगे, वड़ा बनने में टाइम कितना जाता है और क्या कुछ उसके अंदर डालते हैं आप, किस तरह से बनता है, किस चीज से? किस आलू लहसुन जीरा राई सब होता है। पूरा मिक्स कर दिया जाता है। उबाल वो आलू धो के उबालते हैं हम। हाँ। पूरा धोने के बाद उबालते हैं। अच्छा, पूरा हाइजीन का आप लोग ख्याल, मट्टी विट्टी सब निकाल के बाद में उबालते हैं उसको। फिर इसको मिक्स करके, मुझे लगता है वो किसमें, बेसन में है ना, बेसन में लपेट के फिर तेल में तल देते हैं पूरा। मैंने देखा 7-8 लोग सब काम। हाँ, वो हमारे पास 3-4 कामगार है, वही फैमिली जैसा ही है हमारा। शिफ्ट में काम चलता है? हाँ, शिफ्ट में चलता है। एक दफे इतना घंटा खड़ा रहेगा तो ये नहीं होएगा ना। अभी तो 25 साल खा रहे हैं, 25 से 25 हो गया है। मेरे शादी को भी 25 हो गया है, तब से हम खा रहे हैं यहाँ से। सर बहुत ही मतलब अच्छा है खाने में। मैं इधर, मेरा विजिट रहता है महीने में 1-2 बार, तो मैं इधर से जरूर जब भी आता है टाइम निकाल के खा के जाता है। यानी काका का कैसा वड़ा पाव मशहूर है, मुंबई बोले तो वड़ा पाव चलता है, पर इधर का मतलब कुछ अलग ही है। टेस्ट बोले तो अलग है, एक नंबर टेस्ट। फाइनली मेरी भी प्लेट बनकर तैयार है और पाव को इस तरह से लेते हैं, इस तरह से चटनी लगाई जाती है। नॉर्मली क्या है कि ये खुद ही बनाकर देते हैं और चटनी लगाने के बाद ये जो घाटी मसाला है, इसे इस तरह से रखा जाता है अपने हिसाब से, जितना आप तीखा पसंद करें। और उसके बाद ये जो वड़ा है बीच में रखते हैं, एक मिर्ची ले ली जाती है। टेस्ट करके देखो कैसा बना है। मन तृप्त हो गया। क्या थोड़ा सा मीठी चटनी होती ना तो और मजा आता, लेकिन यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को तीखा पसंद है, इसलिए तीखी चटनी ही मात्र यहाँ रखी जाती है। और मुझे लगता है आसपास आप यहाँ कहीं हैं तो यहाँ पर आकर एक बार जरूर मनचेकर वड़ा पाव का जायजा आपको लेना ही चाहिए। और अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं और भी बहुत ज्यादा खा लूं। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हमारा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए बल्कि महान होना चाहिए। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी।
आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।